नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आज मैं कोशिश करूंगी कि 2022 में सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो आपकी आयोजित हुई थी, चूंकि ये जो आपको पाठ्यक्रम दिख रहा है ये आपको 2022-24 का दिख रहा है, पर ऐसा ही जो बिल्कुल एक जैसा ही बिल्कुल पाठ्यक्रम जो था बिल्कुल एक जैसा वो आपका 2022 का भी था। तो मैंने ये अभी जो नवीनतम है वो आप यहाँ पर शामिल किया हुआ है। तो ऐसा ही सिलेबस आपका 22 का था, इसलिए मैंने ये पाठ्यक्रम खोल के रखा हुआ है। आपको ये बताना चाहूंगी कि जो 2024 में प्रश्न पत्र आया था वो हमने उसको हल कर लिया है। आप YouTube की प्लेलिस्ट पे एमपीपीएससी 2026 पर जाएंगे, वहां पर वो आपको करीब करीब 1 घंटे का जो वीडियो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। आप देखिए, इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक आपको यहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है और इसी के अनुसार आप मान के चलिए कि करीब करीब एक इकाई से 15 प्रश्न आपके पूछे गए थे। ये जो एक प्रारूप है ये आपका 2022 में भी हुआ था और 2024 में भी इसी इसी प्रारूप के अनुसार आपकी जो परीक्षा थी वो आयोजित की गई थी और आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए थे वो इसी हिसाब से आए हुए थे। तो ये आपका पाठ्यक्रम हो गया। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो उत्तर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उत्तर मैंने जो एमपीपीएससी की जो अंतिम उत्तर कुंजी आई हुई थी उसके अनुसार आपको बता रही हूँ, यानी कि आप इस चीज से बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें कि आप जो उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं वो उत्तर बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, इस चीज से आप निश्चिंत रहें कि कोई भी उत्तर आपका गलत यहाँ पर नहीं होगा। ये है आपका, मैंने आपको फाइनल आंसर की दिखा दी अंतिम उत्तर कुंजी। ये है आपका आपका जो पाठ्यक्रम है विषय का, और ये है आपका 2022 का प्रश्न पत्र। तो चलिए एक एक करके हम आज जल्दी से इसको हल करते हैं। चूंकि इसमें हम डिस्कस क्या कर सकते थे, हम इसमें चर्चा कर सकते थे इस विषय में कि क्यों आ रहा है उत्तर, क्या हो सकता है, अन्य विद्वानों ने क्या क्या माना है। लेकिन हम इस पर अभी फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो हो जाता है, फिर वो उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी नहीं हो पाएगा जिन अभ्यर्थियों को केवल उत्तर चाहिए। तो सिर्फ हम उत्तर की दृष्टि से भी ये वीडियो बना रहे हैं। फिर हम कभी वीडियो बनाएंगे 2022 और 24 के पेपर को एक साथ चर्चा करेंगे कि इसमें किस इकाई से क्या प्रश्न आए थे और कैसे इनका स्वरूप है वो एमपीपीएससी ने चयन किया था। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो ये सबको पता होगा कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले जो विद्वान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और इनके जो कवि हैं कौन है, चंद बरदाई, उनको आचार्य शुक्ल ने क्या किया है, पहला महाकवि भी माना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी आपका। अगला प्रश्न दिया हुआ कि रंभा मंजरी नाटिका किस जैन कवि की रचना है? यह प्रश्न आपका आया हुआ आदिकाल से, चूंकि जो पूर्व में हमने प्रश्न देखा वो भी आपका आदिकाल से था, ये भी प्रश्न आपका क्या है, आदिकाल से पूछा गया है। तो रंभा मंजरी का जो मंजरी जो नाटिका है, इसके जो जैन कवि है, यहाँ मतलब विशेष तौर पे जैन कवि देकर पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा आपका नय चंद्र सूर्य, यानी विकल्प जो सी है ये उत्तर आपका सही होगा। अगला देखते हैं, इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अब खड़ी बोली के संबंध में इतनी विशेषता अमीर खुसरो के लिए ये किस विद्वान ने कहा है, ये पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट है, ये एक प्रकार से कथन वाले प्रश्न है। और जो सबसे ज्यादा आपको 2024 की परीक्षा में जो सबसे ज्यादा आपत्ति वाले प्रश्न थे, जो सबसे ज्यादा भ्रम उत्पन्न करने वाले जो प्रश्न थे, वो ऐसे कथन वाले ही थे। तो अब आपको जो परीक्षा की तैयारी करनी है वो आप कथन की दृष्टि से भी आप करेंगे कि आपको कथनों को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए, तीसरे प्रश्न का जो आयोग ने उत्तर माना है वो माना है आपका विकल्प सी। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में नख शिख वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है? ये सबको पता है, ये भी आदिकाल से आपका प्रश्न है। मैं अंग्रेजी के इस अल्फाबेट का प्रयोग करती हूँ ताकि आपको ए से आदिकाल हो जाए, बी से भक्ति काल हो जाए, आर से रीति काल हो जाए और फिर आधुनिक काल का हम डबल ए से कर देंगे ताकि थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होता जाए। तो नखशिख वर्णन परंपरा का जो हमको वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका राउर बेल में। ठीक है, रोड़ा कवि की जो रचना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 5 में आपसे पूछा गया है कि सिद्धों और योगियों की जो रचनाओं का जीवन, स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, यह विचार किसने दिया है कि सिद्धों और योगियों का कि जो रचनाओं का जो जीवन है, जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, उनकी दशाओं से कोई उसमें संबंध नहीं, ये विचार किसने दिया है? तो ये विचार दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। जब आप इनकी पुस्तक पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास
तो वहां पर आप देखते हैं कि उन्होंने इनकी जो रचनाएं थे उनको अलग कर दिया था। ठीक है, इनको अलग कर दिया था और उन्होंने इसका जो स्पष्टीकरण है वो स्पष्टीकरण भी दिया था कि क्यों अलग कर दिया। तो वहीं से आपका ये कथन लिया गया है। चलिए छठवां देखते हैं। शरणागत कछु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। ये रामचरितमानस में ये कथन किसने कहा था? अभी जो 2024 में आपसे प्रश्न पूछा गया था वो आपका जो किष्किंधा कांड है। ठीक है, तो किष्किंधा कांड से आपका प्रश्न पूछा गया था और जो 2022 में भी आपसे ये पूछा गया था उसमें भी पंक्तियां दी गई थी, इसमें भी पंक्तियां गई थी। तो जब छठवें प्रश्न का आप उत्तर देखेंगे तो ये इसका उत्तर आएगा राम। सातवां देखते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति पर उपदेश देते हुए पहली भक्ति क्या कहलाई गई है? तो क्या कही है नवधा भक्ति में हम देखेंगे तो सब ये उत्तर जो है संतों का सत्संग, ये नवदा भक्ति में क्या है? पहली भक्ति बताई गई है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। अटपति बात तिहारी उधो सुनत सो ऐसी को है। यहाँ पूछ रहे हैं सूरदास के इस पद में प्रयुक्त जो खूबी दिया हुआ है, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है? खूबी। तो खूबी शब्द का अर्थ क्या है? अगर आप थोड़ा सा इसमें अपना कहना चाहिए कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि खूबी का अर्थ कहाँ से। नकटी से नाक का हमको समझ में आ जाता है, अंधेरी काजर यहाँ आंख का समझ में आ जाता है। और यहाँ जो आठवां आपसे पूछा गया है ये पूछा गया कान, कान में पहनने वाले आभूषण को कहते हैं खूबी। चलिए नौवां देखते हैं। बिरह सचान भवे तन चाणा, जियत खाए मुई नहीं जियत खाए मुए नहीं छाड़ा। यहाँ सचान शब्द का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर आयोग ने माना है वो है बी, यानी कि आपका नौवे का जो उत्तर होगा वो आपका होगा बाज। अगला देखते हैं। जैसे सुनहा कांच मंदिर थे, ये भी कबीर दास की जो पंक्तियां दी थी आप देखेंगे भक्ति काल में। मैंने इसीलिए सिलेबस यहाँ रखा हुआ है कि भक्ति काल में यहाँ पर देखिए आपको कबीर ग्रंथावली दी हुई है, संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, साखी पद संख्या 160 से 210 तक। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आयोग ने ये आपको पाठ्यक्रम दिया है तो बहुत कोशिश करेगा आयोग कि यहीं से आपको प्रश्न उठाकर आपके प्रश्न पत्र में शामिल करे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सुनहा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें जो सुनहा शब्द का अर्थ है वो है कुत्ता। क्या है इसका अर्थ? कुत्ता। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। 11 में आपसे पूछा गया कि भारतेंदु युग का जो साहित्य केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य ना होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। यह कथन किस आलोचक का है? आलोचना से जो भी प्रश्न आए हुए थे वो चाहे 2022 में आया हो आपका या 2024 में, थोड़ा सा इनका जो हम मानकर चलते हैं कि इनका जो स्तर था वो थोड़ा सा ऊपर था, क्योंकि आलोचना के प्रश्न याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। यह प्रश्न का संबंध है कि आलोचना संबंधी हर तथ्य को याद करना कठिन होता है, इसलिए। चलिए 11 का उत्तर जो आयोग ने माना था वो माना था आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा। क्या माना था? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं आचार्य शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के अनुसार जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के काव्यधारा में भारतेंदु की बाजी का सबसे ऊंचा स्वर क्या था? तो प्रश्न 12 का जो सही उत्तर है वो है आपका देशभक्ति। कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि थोड़ा सा हमने इतना पढ़ा हुआ है कि भारतेंदु साहित्य पढ़ा हुआ है, भारतेंदु अ, समय पढ़ा हुआ है हमने युग में, तो हमें पता है कि उस समय के युग का जो मूल स्वर था वो क्या था। जीर्ण जनपद जो खंड काव्य है उसके रचयिता कौन है? चूंकि ये भी आपका भारतेंदु युग से ही प्रश्न है, तो जीर्ण जनपद जो खंड काव्य है इसका सही उत्तर आएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, उत्तर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। विधवाओं की समस्या पर केंद्रित गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य किसने लिखा है? ये भी आपका आपका आधुनिक काल से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आधुनिक काल काव्य से प्रश्न आया हुआ है और उसका जो सही उत्तर होगा आपका नाथूराम शंकर। अगला देखते हैं हम। कौन सी काव्य कृति राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? क्या पूछा गया है? नहीं, यानी कि 3 होंगी तो कौन कौन सी है उनकी? ये 3 है, ये नहीं है, ये किसकी है? ये है आपकी अयोध्या से हरि और उपाध्याय हरिऔध की है। 16 का देखते हैं। मरे हुए मुहूर्तों की जो गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं किस कहानी से लिया गया है? फिर मैं पुनः आपको कहाँ लेकर चलती हूँ, मैं फिर आपको यहाँ पर आपके जो पाठ्यक्रम है पाठ्यक्रम में लेकर चलती हूँ। और चूंकि मैं इसलिए भी आपको यहाँ पाठ्यक्रम में लेकर चल रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि एक एक जो रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं आपकी, एक एक जो रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं उन सभी रचनाओं से प्रश्न क्या है आपका पूछे
गए हैं, इसलिए प्रत्येक रचना को पढ़ना आपका बहुत जरूरी है। तो ये जो पंक्ति मैंने अभी आपको बताई, ये पंक्ति थी आपकी जो यहाँ पर दिया हुआ है रेणु जी की। रेणु जी की जो यहाँ पर कहानी लगी हुई है तीसरी कसम, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछा गया था। अगर आप अपना जब भी आप तैयारी करें, अपना जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर जरूर तैयारी करें, ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रश्न इस पाठ्यक्रम से पूछा गया था, और पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे हमें ऐसे पाठ्यक्रम की तैयारी से अपना जो प्रश्न पत्र है वो हमें स्वयं ही तैयार करना है। तो 16 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी। प्रेमचंद की जो नशा कहानी है मानसरोवर के किस भाग में है? फिर से मैंने भी आपको यहाँ पर दिखाया कि नशा कहानी भी उसमें दी हुई थी, इसीलिए मूल उसी से प्रश्न पूछा गया। तो इसमें जो आपका सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका विकल्प ए आएगा। 17 का जो उत्तर आएगा आपका विकल्प ए है। चलिए 18 देखते हैं। 18 में हम देखेंगे, 18 में आपसे पूछा गया है कि जो 4 खंड में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा थी, प्रकाशन की दृष्टि से उसका सही क्रम क्या है, ये लगाइए। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, आपने सेट क्वालिफाई किया, तो आपने ऐसे प्रश्नों को बहुत हल किया होगा, और पूर्व में भी ऐसे हरिवंश राय से उनकी मतलब जो क्या कहना चाहिए आत्मकथा है, आत्मकथा से संबंधित काफी प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके अनुसार हम देखें तो हमारा जो पहला विकल्प है वो यहाँ पर सही होगा। और उसको इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक कुछ कीवर्ड्स भी रख के याद कर सकते हैं। जब हम तैयारी करेंगे तो हम कीवर्ड्स बनाएंगे, कुछ ट्रिक्स बनाएंगे, ताकि ऐसे प्रश्नों को हम जल्दी से याद कर सकें और हम कभी ना भूलें। अध्यात्म अध्याम शब्द मेरी समझ में काव्य, अच्छा ये से कुछ चीजें ऐसी हैं प्रश्न पत्र में भी कभी कभी क्या होता है, जो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक शब्द में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो 19 में जो आप देखेंगे तो 19 का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका विकल्प ए। विकल्प ए उत्तर आएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया है, किस आलोचक ने स्वयं के बारे में कहा है कि मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक के रूप में हुआ है? ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए छायावाद के संबंध में 2024 में भी ऐसा ही प्रश्न आया हुआ था, और उसका भी उत्तर नंद दुलारे वाजपेयी था। तो इसलिए आप थोड़ा सा, अगर आप 2 प्रश्न पत्र हल कर लेंगे तो आपको एक बार सरसरी तौर पे ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्न पत्रों में कैसे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गए हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं कि महाकवि निराला की कविताओं में जो बादल दिया हुआ है, बादल किसका प्रतीक बनकर आया हुआ है? ये भी उनकी कविताओं से प्रश्न दिया गया है, और विशेष तौर पे पाठ्यक्रम पे निराला की कविताएं दी हुई हैं। तो हमें उनके कविताओं के साथ साथ ही उनके, अगर आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये पेपर, ये प्रश्न पत्र, ये जो हम प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, और पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आपका वहां इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में भी आपका अधिकतम जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके व्यक्तित्व को लेकर तो पूछे जाएंगे। वो एक मान लेते हैं हम 50% होगा, तो व्यक्तित्व के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 50% जो आपका होगा वो आपका पाठ्यक्रम से ही लिया जाएगा, और कहीं से नहीं, सिर्फ पाठ्यक्रम से, क्योंकि उनके सामने पाठ्यक्रम ही होता है। 21वें का जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र में जो 21 नंबर पर जो प्रश्न है उसका जो उत्तर आएगा वो है ध्वंस सृजन और क्रांति का किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव होता है? अब ये जो प्रश्न आ गया है, ये प्रश्न आपका कहां से आ गया है? ये प्रश्न आ गया है आपका काव्य शास्त्र से। कहां से आ गया है? काव्य शास्त्र से आ गया है। तो किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे वैदर्भी, पांचाली, गौड़िया, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं होता, बहुत बहुत मतलब आप देखिए जो बिरला ही होता है कि किसी कभी उत्तर आ जाए डी, यानी कि कोई नहीं। इसमें अगर आप सही उत्तर देखेंगे तो इसमें सही उत्तर आएगा आपका गौड़ीय, ठीक है। गौड़ीय। किस आचार्य ने समाधि यानी एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना? काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ये आपको काव्य शास्त्र में दिया हुआ, तो वहीं से काव्य हेतु से आपका प्रश्न पूछा गया है। आचार्यों की उक्ति में, उक्ति के बीच से प्रश्न लिया गया है और आपसे पूछा गया है कि किस आचार्य की उक्ति में समाधि यानी कि एकाग्रता का और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु माना गया है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा राजशेखर, और राजशेखर का संबंध मध्य प्रदेश से भी है, तो आप थोड़ा इसको और देख लीजिएगा। काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कृति हेतुत्वात्, ये पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन, मैंने अभी आपको बताया ना, लक्षण, प्रयोजन और हेतु काव्य का। तो 24 का जो सही उत्तर आएगा ये आएगा आपका आचार्य वामन, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25 में यो रहीम जस होते उपकारी के संग। ये आपने तो बचपन से पढ़ा होगा, ये जब आप 9वीं से पढ़ते आ रहे होंगे कि इस प्रस्तुत उदाहरण किस अलंकार का एक उदाहरण दिया हुआ है। तो जो 25 का सही उत्तर आएगा ये आएगा आपका उदाहरण अलंकार का। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई है? अभी हमने पूर्व में देखा था, पूर्व में भी आपका अकादमी से प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर भी आपका अकादमी से प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा, इसका आएगा उस समय शायद आपसे ग्रंथ अकादमी पूछा गया था। एक प्रश्न था, कल परसों हमने हल किया था, तब वहां आपका भी अकादमी से ही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। और ये जो आपका पाठ्यक्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए थे। यह मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला पीठ, निराला सृजन पीठ, मुक्ति बोध, यहाँ से आपके प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारी 27 देखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे? तो चूंकि देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो है आपके मध्य प्रदेश से है। तो इनके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, एक मिनट, माधुरी, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, प्रत्येक जितने भी आपके रचनाकार विशेष रूप से लगे हुए हैं सभी रचनाकारों के बारे में आपको क्या करना है, आपको जानना है कि उनका जन्म कहाँ, स्थान भी आपको जानना है। क्योंकि जब पिछली बार प्रश्न आया था उसमें आपसे पूछा गया था कि जैसे हरिशंकर परसाई हैं और आपके मन्नू भंडारी का नाम भी उसमें आया हुआ था और पूछा गया था कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि भवानी प्रसाद मिश्र का जो सही उत्तर आएगा ये आएगा आपका सी। ठीक है, चलिए भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे? तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया, सी, यानी कि जो आपका कल्पना है, कल्पना यहाँ पर आपका सही उत्तर आएगा। अगर आगे हम देखते हैं कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर है ये है आपका कैदी और कोकिला, कोकिल कोकिला। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न आया हुआ था। अगला हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी जो पत्रिका है उसका संपादन कार्य नहीं किया है? कौन सा संपादन कार्य किसमें नहीं किया है? तो देखिए आप इसको एक कीवर्ड्स भी बना के या छोटी सी ट्रिक बनाकर भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्योंकि पिछले अभी इससे आपका माखनलाल चतुर्वेदी से क्या पूछा गया था, कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया गया, और 2024 में अगर आप देखेंगे तो माखनलाल चतुर्वेदी से क्या प्रश्न पूछा गया था, उपनाम से पूछा गया था। उपनाम से प्रश्न पूछा गया था और 4 उपनाम दे दिए थे और पूछे थे इनमें से कौन से उपनाम से उन्होंने काम नहीं किया है, यानी कि रचनाएं नहीं लिखी हैं। तो ये, और 2022 में क्या पूछा गया, इसलिए आप ना, आपको प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज लगाना इसलिए भी जरूरी है कि उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है, एक आपको हिंट मिल जाता है कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 29 का जो आपका सही उत्तर है वो है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। चूंकि ये प्र है तो थोड़े से बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतीक, प्रताप और प्रभा में। थोड़ा आप इसको संभल के पढ़िएगा, ऐसे ही प्रश्न दे देते हैं कंफ्यूज करने वाले। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? क्योंकि इस प्रश्न को आप दो रूपों में ले सकते हैं। एक तो ले सकते हैं कि जो आपका इकाई 9 है, इकाई 9 में भवानी प्रसाद मिश्र को अकेले एक कवि के रूप में दिया गया है कि हमको उनके बारे में विशेष पढ़ना है। और दूसरा, अगर हम आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक काल में प्रयोगवाद में भी आते हैं। तो दो तरह से आप इनको देख सकते हैं, चाहे इस प्रश्न को आप इकाई 9 में शामिल कर ले, चाहे अन्य इकाई में इसको शामिल कर ले। तो 30 का जो सही उत्तर आएगा इसका दूसरा सप्तक। अब दूसरा सप्तक से तो सप्तक के भी आपको जो कवि है, 4 सप्तक है, तो आपको 4 सप्तक के कवि में से कम 3 सप्तक के कवियों के नाम तो आपको याद होने चाहिए। बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की जो व्रत रही है वो किसको कहते हैं? अब बुंदेली के बारे में पूछा गया है, तो देखिए हरीश निगम का नाम आपको क्या समझ में आता है? हरीश निगम का नाम आपको समझ में आता है मालवा के क्षेत्र में देगा। सैफू का नाम कहाँ समझ में आता है? बघेल के संबंध में। और बैजू का नाम भी आपको
बुंदेली से इतर ही समझ में आता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। आपका विकल्प ए क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32 और 32 से पूछा गया है कि भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली का जनपद का प्रतिनिधि कवि किसको कहा है। तो बघेली का जो जनपद का प्रतिनिधि कवि है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बैजनाथ बैजू। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और बघेली से आपका जो 2024 से पूछा गया था, जो प्रश्न विशेष तौर पे पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका बाबूलाल दाहिया से। चूंकि इनको पद्मश्री मिला था उसी समय और इसीलिए आपका पेपर भी वहां पर हुआ, तो वहां पर आपको इनसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इनकी एक रचना दी थी, रचना पूछा गया था। रमा जह रकरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत में रकरा का क्या अर्थ होता है। देखिए आप अगर बघेलखंड से संबंधित हैं तो आपको एक चीज ये पता चलेगी कि रकरा यहाँ पर भैंस के छोटे बच्चे को भी कहा जाता है, गाय का छोटा बच्चे को भी कहा जाता है। पर चूंकि जब हम लिखित तौर पे किसी बात की करते हैं तो आयोग ने उसका उत्तर माना था गाय का छोटा बच्चा। ए उत्तर इसमें सही माना था। चलिए अब हम देखते हैं 34 का लोक कला और बोली विकास अकादमी जो मध्य प्रदेश की है, उसमें जो प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका कौन सी है। अब जैसे जैसे हम प्रश्न हल कर रहे हैं तो हमें ये भी पता चल रहा है कि पत्रिकाओं से, चूंकि इस बार आपके देखिए 2017 का जो पेपर हुआ था, 2017 का पेपर हुआ था वो पेपर थोड़ा सा अलग स्वभाव का था। ठीक है, लेकिन जो 2022 और 24 का हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चूंकि पाठ्यक्रम भी एक जैसा था तो इनमें थोड़ी समानता हमको दिखती है। तो इन दोनों को मर्ज करके हम एक लेवल एक लेवल भी हम नहीं कह सकते, हम इसको 10 10 10 स्तर इसको हम ऊंचा करके पढ़ेंगे ताकि हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। चूंकि इस समय जो विज्ञापन आया है उससे बहुत ज्यादा पद कम है, लेकिन फिर भी हम तैयारी अपनी अच्छी ही करेंगे। 34 का जो हम उत्तर देख सकते हैं वो है आपका चौमासा। अभी देखिए अभी आपका 2-3 प्रश्न आए थे। एक तो चौमासा पत्रिका, इसमें जो धर्मेंद्र पारे हैं, ठीक है, डॉक्टर धर्मेंद्र पारे, उनका नाम पूछा गया था 2024 में भी आपसे चौमासा पत्रिका का। और क्या कहते हैं आपका एक और पत्रिका है साक्षात्कार पत्रिका। साक्षात्कार पत्रिका ये भी एक जो हम हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वहीं से प्रकाशित है और इसके जो प्रधान संपादक हैं उनका नाम है विकास दवे। ठीक है, तो ये भी अभी आपको याद रखना पड़ेगा। चूंकि अब सेम सेम क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी आप एक जानकारी में रखें कि घुमा फिरा के अगर कैसे भी प्रश्न पूछे तो आपको यहाँ पर प्रश्न बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे हम देखते हैं 34 के अलावा हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिटेल में जा रही हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब मैं आपको और जल्दी जल्दी प्रश्न करवाऊंगी। 35 का है जो प्रश्न पूछा गया है, लोक और जनजाति कलाओं को समर्पित जो आदिवर्ष जनजाति संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका खजुराहो में है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 के बारे में आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न था ये डिलीट प्रश्न था। ठीक है, ये प्रश्न क्या डिलीट था। देखिए निवाड़ी निवड़ी निमाड़ी हो सकता है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था प्रश्न, तो ये प्रश्न क्या हो गया था, ये प्रश्न आपका डिलीट हो गया था। 37 देखते हैं, खड़ी बोली में जो लिखित प्रेम सागर है, प्रेम सागर के लेखक कौन है। तो ये सबको पता होगा, इसके रचनाकार जो है वो है लल्लू लाल। ये जो पत्रिका है, पहली पत्रिका होने का श्रेय जो नारी चेतना से अभिभूत है, ये किसको श्रेय मिला है। तो ये मिला है बाला बोधनी को। 38 का जो उत्तर होगा आपका, 38 का उत्तर होगा आपका सी। अगला देखते हैं 39 में, देखते हैं कि हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती। ये प्रश्न आपको तब बनेंगे, ये प्रश्न आपको तब बनेंगे जब थोड़ा सा आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा भी किसी भी विषय में थोड़ा सा आपने विस्तार से पढ़ा होगा। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजा लक्ष्मण सिंह। अगला हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 पे आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कौन थे प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ये आएगा आपका विकल्प सी, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय। और मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, चूंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डिटेल में ना जाऊं, फिर भी जैसे प्रश्न आते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ कि पंडित मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, इन दोनों के बारे में आप विशेष तौर से पढ़िएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। और ये जो ऐसे महारथी थे, ऐसे महान विद्वान थे, व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमारे हिंदी भाषा के लिए बहुत कार्य किया था, इसलिए इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आप इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा।
हिंदी के विषय में इनका बहुत योगदान है। तो इसका जो 40 का सही उत्तर आएगा, 40 का सही उत्तर आएगा आपका सी, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला हम देखते हैं, अगला जो आपका उत्तर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41, कबीर का जो बीजक है टीका, महाराज विश्वनाथ सिंह ने, ये इसको बहुत ढूंढने पे मिला था, और इसका जो सही उत्तर था पाखंड खंडनी। ठीक है, इसका जो उत्तर था पाखंड खंडनी था। इसका रेफरेंस भी जो हमने संदर्भ भी दिया हुआ था, जब 2022 का पेपर आया था, बच्चों को चाहिए हुआ था। तो इसका सही उत्तर था पाखंड खंडनी। 42 का उत्तर देखिए, इनको सुमेलित करना था, तो ये तो आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं कि जो चित्रावली है, चित्रावली का जो होगा वो होगा उस्मान कवि। ठीक है, और रूप मंजरी का होगा वो होगा नंददास। रस रतन पुहकर कवि, और छिताई वार्ता नारायण दास। ये इस हिसाब से देखें तो विकल्प ए जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर से मुक्त होती थी, शुद्ध ब्रजभाषा का ये जो एक कथन है शुक्ल जी ने किस रचनाकार के लिए कहा है, तो ये रीतिकाल जो आपका प्रश्न है ये आपका आया हुआ है भक्ति काल से आया हुआ है। कहाँ है, भक्ति काल से प्रश्न आया हुआ है ये, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प बी, यानी कि रस खान के लिए उन्होंने कहा है। आप जब भी तैयारी करें तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको करीब करीब आप 3 बार जरूर पढ़िएगा। बहुत प्रश्न आए थे उससे, बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 40% प्रश्न उससे आते हैं। तो आप एक बार उसको, क्योंकि वो प्रमाणित पुस्तक है ना, और उसका बहुत योगदान है आपके हिंदी साहित्य में, तो इसलिए बहुत प्रश्न उससे आते हैं। कथन कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है आपका, तो मैं आपका इसका बस जो सही उत्तर है वो बता देती हूँ। तो जिसका सही उत्तर होगा आपका वो है, जायसी के लिए जो रहस्यात्मकता है कबीर की भांति साध्य है, जबकि ये उत्तर गलत है। तो आपसे गलत ही पूछा गया है, तो आपको बताना विकल्प सी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, तो ये है आपका सही उत्तर इसका बी। चलिए आगे देखते हैं, 46 में आपसे पूछा गया है कि जो कवि बोधा है, बोधा के अतिरिक्त किस नाम से रचना करते थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि दिखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन लोग क्या होता है इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो बुद्धिसेन इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 47 में आपसे पूछा गया है कि भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। ये जो प्रश्न अभी आए ये आपकी सरल श्रेणी में हम इसको रखते हैं। तो कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो उन्होंने किसने दी थी, राजा रुद्र सोलंकी ने दी थी। झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजत कानन छुवे, ये किसकी पंक्ति है, रीतिकाल से ये प्रश्न है, और ये पंक्ति किसकी है, घनानंद कवि की है। अगला देखते हैं, महामीचु दास सदा पाई धोवे। पहली बात तो हाँ ये मैं बता रही हूँ, ये आपका रीतिकाल से है, और जो आपकी केशव दास की रामचंद्रिका आपको दी हुई है। इस बार भी प्रश्न आया था आपसे, और ऐसे ही कथन दिए गए थे, और आपसे पूछा गया था कथन किसने किससे कहा है। तो जो 49 का जो आपका सही उत्तर है वो है, रावण अंगद को कहता है कि महामीचु यानी मृत्यु उनकी दासी है, और जो सूर यानी कि सूरज है वो उनके प्रतिहार है। उड़ी जात की तहु तो गुड़ी उड़ाए हाथ, गुड़ी का अर्थ क्या पूछा गया है, तो गुड़ी का अर्थ है पतंग। ठीक है, और ये बिहारी के जो दोहे दिए हुए हैं उसमें से एक बिहारी के दोहे से प्रश्न आया हुआ था, और भी प्रश्न आए हुए थे, हम देखेंगे जैसे जैसे आएंगे। कहानी, नई कहानी जो पुस्तक है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली पुस्तक किसको माना, ये थोड़ा सा आपका जो प्रश्न है ये थोड़ा डिटेल का प्रश्न है। तो इसमें आप देखेंगे कि उत्तर जो है इसका विकल्प बी है, यानी कि परिंदे को माना गया है। किसके बचपन का नाम आनंदी लाल था, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आएगा आपका आनंदी लाल का, प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी, यानी कि जैनेन्द्र। चंद्रगुप्त नाटक में अरुण मधुमेह देश हमारा, ये प्रश्न कई बार नेट में भी पूछा जा चुका है। तो 53 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कॉर्नेलिया, यानी कि विकल्प सी होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास कृत कुमार संभव पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और कुमार संभव पर अगर हम देखें तो जो आपका 8वां सर्ग है, और ये किसका है, किसका नाटक है, ये है आपका सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, उनका नाटक है, तो उस पर ये आधारित है। आगे देखते हैं हम इसमें कि लेखक और उसके द्वारा जो लिखा हुआ उनके द्वारा जो लिखा हुआ यात्रा वृतांत है
कौन सा युग्म गलत है, हमको गलत छांटना है इसमें। तो अज्ञेय का है एक बूंद सहसा उछली, और दिनकर का देश विदेश, राम वृक्ष बेनीपुरी सागर की लहरों पर, अमृता प्रीतम का है यहाँ पर। तो जो गलत उत्तर है वो है आपका इनका, ये गलत उत्तर है। दुख के दग्ध जगत, ये कथन जो है ये किस कृति का है? अब जिस कृति से आपका पूछा गया है, ये कृति आपका आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। और एक बात आपको और बता दूं कि इस बार यानी कि 2024 का प्रश्न पत्र आया था, उसमें भी आपको अकेला मेला से ऐसे पूछा गया था, भूमिका से एक प्रश्न पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि किस पत्रिका में इसके जो अंश थे वो प्रकाशित हुए थे। तो आपको आप ये समझ लीजिए कि मूल जो रचना है वो पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला देखते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जो पहला कविता संग्रह कौन सा है? ठीक है, कौन सा है इनका, ये हमको देखना है। तो इसमें आप देखिए नवीन का पहला काव्य संग्रह, चूंकि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है इनका संबंध भी कहाँ से है, मध्य प्रदेश से संबंध इनका जुड़ा हुआ है, तो इनके बारे में भी हमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो 57 का जो उत्तर होगा वो सी होगा। अतिथि तुम कब जाओगे, इनका भी संबंध, ये किसकी रचना है, जिनकी रचना है उनका संबंध भी मध्य प्रदेश से है, तो इसलिए मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार है उनके बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना, यानी कि विस्तार से हमको पढ़ना जरूरी है। मिला तेज से तेज, ये किसकी जीवनी पर आधारित है? तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान, और उनकी जो पुत्री है उनकी पुत्री ने ये जो रचना है वो अपनी माँ के लिए लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा युग्म गलत है। प्रेमचंद सृजन पीठ, चूंकि मैंने अभी आपको पाठ्यक्रम दिखाया हुआ था, पाठ्यक्रम में आपको दिखाया था कि ये सब सृजन पीठ दिए हुए पाठ्यक्रम में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो पीठ है या कौन सा जो स्थान है वो कहाँ पर है। तो 60 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका जो मुक्ति बोध सृजन पीठ है वो ग्वालियर में नहीं है। ये उत्तर क्या है आपका, गलत है। 60 का जो उत्तर है यहाँ पर बी गलत है। अगला देखते हैं लोकगीत को। आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने माना है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 62 देखते हैं, 62 में आपसे पूछा गया है कि जो लोक साहित्य में पावड़ा पवाड़ा या पवारा शब्द किस किस विधा के लिए प्रयोग होता है? तो ये जो होता है आपका लोक गाथा के रूप में। बुंदेली साहित्य में नौरथा निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? तो यहाँ पर आप देख लेंगे जो बुंदेलखंड में नौरथा होता है ये है तो आपका त्योहार गीत के रूप में। लोक नाट्य को उनके संबंधित क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए माछ तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि माछ का संबंध कहाँ से है, माछ का संबंध है मालवा से। ठीक है, माछ का संबंध कहाँ से है, मालवा से है, बाकी आपको पता हो तो। और मोनिया का जो संबंध है वो है आपका बुंदेलखंड से। जब आप बहुत विस्तार में पुस्तकें पढ़ेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो सी का जो सही उत्तर है वो है बुंदेलखंड। अब आपका बचता है कि क्या कहते हैं खमरास। खमरास कहाँ का है? तो खमरास आपका है निमाड़ का, और जो नटकौरी है वो है आपकी कहाँ की, बघेल खंड की। तो इस अगर हम तरीके से देखें जो हमने जोड़ी का मिलान किया है तो इसके अनुसार आपका जो विकल्प ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ठोठिया या ठोठियो जो लोक नाट्य है इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ठोठिया ठोठियो ये किस क्षेत्र जो हमको बघेलखंड बुंदेलखंड निमाड़ और मालवा दिया वो ये किस क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि प्रश्न इस बार भी इससे से यही शब्द उठा के इस बार भी आपको प्रश्न आया हुआ था, इसलिए तो ये बघेलखंड का लोक नाट्य है। ये बिल्कुल एकदम गलत है। ये कहाँ का है आपका, ये आपका निमाड़ का है। ठीक है, चलिए लिपि जो नामक त्रैभाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो 67 का अगर आप देखें तो ये है सीएम हैदराबाद। ये थोड़े से विशेष तौर पे प्रश्न हो जाते हैं क्योंकि जो हिंदी साहित्य के छात्र है थोड़े से टेक्नोलॉजी तकनीक के मामले में थोड़ा सा अभी उतने ज्यादा जागरूक नहीं होते, तो ये वाले प्रश्न को देखना थोड़ा सा एक विशेष हमें काम लग जाता है। चलिए 67 देखते हैं। 67 में अगर आप देखें तो पूछा गया है कि मानक हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो गलत में अगर आप देखेंगे तो संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन ना होना, जबकि होता है परिवर्तन। तो हमसे गलत पूछा गया है तो गलत उत्तर होगा आपका विकल्प सी। जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित
व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो किसका रूप ग्रहण कर लेती है? तो किसका रूप ग्रहण कर लेती है? ये परिनिष्ठित भाषा का। और इसी से एक बार अभी परिनिष्ठित भाषा को लेके खड़ी बोली से प्रश्न 2024 में भी पूछा गया था आपसे। संपर्क भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम सही उत्तर देखें, जो अन्य लोगों से संपर्क के काम में आए। खड़ी बोली जिस प्रकार दक्षिण में जाकर दक्षिणी हुई, देखिए दक्षिणी से अभी इस बार भी प्रश्न आया था और उसे बहुत ऑब्जेक्शन लिखे थे। इसमें इसका स्वरूप पूछा गया था कि इसको और किस अन्य नाम से बोला जाता है। खड़ी बोली जिस प्रकार दक्षिण में जाकर दक्षिणी हिंदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका क्या नाम हो गया? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका गुजरी। क्या आएगा? गुजरी। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं। 71 में आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो आपका जो गलत उत्तर है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये रचना सही है, ये रचना सही है, ये रचना सही है। अगर ये सही पता था तो अगर आपको ये नहीं भी पता होता तो आप इस पर टिक कर सकते थे। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है हमको। और सुमेलित में हम देखें अग्रदास। अग्रदास की जो रचना है वो क्या है? आपकी ध्यान मंजरी। हृदय राम का हनुमान नाटक, नाभादास का भक्तमाल और प्राणचंद चौहान की यहाँ पर रामायण महानाटक। तो इसके अनुसार अगर आप देखें तो आपका उत्तर क्या सही हो जाता है? विकल्प डी। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 73। हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाएगा, लेकिन यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। 73 का जो उत्तर आएगा आपका मधुमालती। और इस बार जो प्रश्न पूछा गया था वो सत्यवती कथा से पूछा गया था, जो 2024 में आया था। मैं आपको बताते भी चल रही हूँ कि 2022 और 24 में थोड़ा थोड़ा क्या मूलभूत अंतर था। 74 प्रश्न आपसे पूछा गया है और उसमें बताया गया है कि नंददास की जो जड़िया की उपाधि है सार्थक बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो जो उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है रास पंचाध्यायी। तो अब जो महत्वपूर्ण रचना है अगर आपसे पूछी गई है तो आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप उसके बारे में और अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। भक्ति काल के भक्ति के जो साधारण सिद्धांत का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया है? तो भक्ति काल के जो संत की जो भक्त कवि हैं हरिदास, तो उनकी कृति के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो जिसका सही उत्तर आएगा वो आएगा सिद्धांत के पद। वस्तुवादी जो सिद्धांत है कौन सा है? कौन सा वस्तुवादी सिद्धांत है? तो इसमें आएगा औचित्य सिद्धांत। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये यहाँ आप इससे भी इसको संबंध स्थापित कर सकते थे। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आचार्य कुंतक। कतहु विटप भूधर उपरी परसेन बरखत, ये पूछा गया है कि इसका कौन सा गुण है। आप इसके शब्द देखिए। शब्द देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ओज गुण का जो प्रसार है वो हमें दिखता है। लोनजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। तो लोनजाइनस के जो ग्रंथ का नाम है वो है पेरियोप्सिस। ठीक है, पेरियोप्सिस। आगे देखते हैं महाकाव्य के संबंध में गलत क्या है, गलत छांटना है आपका। तो गलत में अगर आप देखेंगे तो इसमें उक्ति वैचित्य इसका प्राण तत्व होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। विस्तृत पथ है मेरे आगे उस पर मुझको चलना होगा, ये किस कवि की रचना है? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये है शिवमंगल से सुमन की, जो आपकी मिट्टी के भरात दी हुई रचना है, आपके पाठ्यक्रम में दी हुई है। तो आप ये सोच लीजिए कि वहीं से आपका ये प्रश्न आया हुआ है कि आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 82 का आप देखेंगे तो 82 का जो उत्तर है कि रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी। और जो रमेश चंद्र शाह हैं, अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे इनको, तो बहुत सा एक वेबसाइट ही है जो इनके नाम से है, बहुत विस्तार से उसमें दिया हुआ है। हमने पहले चर्चा कर ली थी रमेश चंद्र शाह के बारे में, तो अब हम दोबारा से नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा विस्तार से उनकी रचनाओं के बारे में, उनके किए गए कार्य, बहुत कार्य किया है उन्होंने, तो वो बहुत विशेष हो जाते हैं, इसलिए उनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 में पूछा गया है तुलसी अकादमी के द्वारा किस प्रकार के विशेष कार्य किए जाते हैं? तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो है पांडुलिपियों का संरक्षण। श्री कृष्ण साल ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भ्रम हो गया। जो मैं रमेश चंद्र शाह की बात कर रही थी ना, वो रमेश चंद्र शाह के बारे में जो वेबसाइट की बात आ रही थी वो इनकी वेबसाइट है, श्री कृष्ण सरल इनकी है, साल की है। ठीक है,
इनकी वेबसाइट है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भ्रम हो गया था, इनकी है वेबसाइट में, पूरा एक है। तो मैं कभी अगर दोबारा से अगर अपना सिलेबस पाठ्यक्रम शुरू करती हूँ पढ़ाना उल्टी दिशा में, मैं सिलेबस कैसे शुरू करती हूँ, अगर आपका इकाई 1 से लेकर 10 है तो मैं 10 से शुरू करूंगी, अगर करूंगी तो 10 इकाई, 10 इकाई, 9 इकाई, 8 इकाई, 7 ऐसे शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इकाई 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, ये थोड़ी सी एक पढ़ी पढ़ाई है सभी बच्चों के लिए, नेट सेट पीएचडी वाले बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ी सी जो 10 9 8 है ये थोड़ा सा कठिन है, तो मैं शुरू ऐसे ही करती हूँ। तो कृष्ण साल की जो मैं वेबसाइट बता रही थी वो यहाँ पर है। ब्रह्म राक्षस किस प्रकार की रचना है, तो जो ब्रह्म राक्षस है ये मुक्तिबोध की जो रचना है, ये है आपकी लंबी कविता। आगे देखते हैं, मालवा की लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो कौन है इसके लेखक, इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम परमार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और मेरा एक आपको एक आप समझ लीजिए कि सलाह भी मैं दे सकती हूँ कि आप श्याम परमार की एक बार मालवा की पुस्तक पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न इससे बनते हैं। बुंदेली साहित्य की कहावत पूछी गई है आपसे, तो इसमें है उड़े उड़ो चुन पुरखन की नाव, ये इसका सही उत्तर है, यानी विकल्प डी। रामाजी रैया नी रेल जाती रही, ये मालवा से संबंधित रचना है, और ये इसके जो रचनाकार हैं ये हैं आनंदराव दुबे। कौन है, इसके हैं जो रचनाकार वो आनंदराव दुबे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नवासी बुंदेलखंड के जो रेकड़ी वाद्य यंत्र किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो जो नवासी का सही उत्तर आएगा वो तत्व वाद्य यंत्र। और इस बार जो आपसे पूछा गया था ये पूछा गया था, ढाक पूछा गया था, और गोट गायन पूछा गया था, कि गोट गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका ढाक। ठीक है, मैं आपको संबंध बता रही हूँ कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे 24 और 22 में। डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का जो कवि है वो किसको बोला है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आएगा बाल कवि बैरागी को कहा है। आगे देखते हैं, आगे आपका उत्तर आएगा कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रणमल छंद नामक जो महाकाव्य काव्य है, काव्य के रचनाकार का नाम क्या है, तो ये है आपका उत्तर आएगा श्रीधर। क्या नाम आएगा इसमें, श्रीधर नाम आएगा। चलिए आगे देखते हैं, 92 देख लिया हमने, और 92 के बाद हम 93 देखते हैं। मिष्ट बंधु विनोद के अनुसार जो प्रारंभिक काल है उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक। बालचंद विद्यावट भाषा, ये पूछा गया है कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो 94 में जो आपसे उत्तर प्रश्न पूछा गया है इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कीर्तिलता, जो विद्यापति की रचना है, आदिकाल का ये प्रश्न है। स्वयंभू ने पद्धड़िया पंथ का प्रवर्तक किसे कहा है, इसका जो सही उत्तर आएगा चतुर्मुख आएगा। और 95 96 का जो प्रश्न दिया गया है आपसे, पूछा गया है कि रिसालो लोकप्रिय काव्य काव्य किसका है, तो 96 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका शाह लतीफ। क्या उत्तर आएगा, शाह लतीफ आएगा। 97 देखते हैं, 97 में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है, तो यहाँ पर जो आयोग ने सही उत्तर माना था वो माना था द्रविड़ को माना था। 98 देखते हैं, आकार बहुला बोली कौन सी नहीं है, नहीं है पूछा गया था, तो कौरवी, कन्नौजी, दक्खनी, हरियाणवी, तो इसमें जो सही उत्तर आएगा 98 का, 98 का सही उत्तर है कन्नौजी। कई कन्नौजी में क्या है, ठीक है। चलिए ओकार, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 99। 99 ये भाषा विज्ञान से संबंधित है, इसे पूछा कि बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है, पवारी, लोधांती, खटोला या मेवाती, तो मेवाती सबको पता है कि मेवाती किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प 99 का डी। अगला देखते हैं, मध्यकालीन जो अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है, सबको रटा होगा क्योंकि जब हम मध्यकाल शुरू करते हैं सूफी काव्य परंपरा तो हमको सबसे पहले इनका नाम देना पड़ता है। और इसका जो 100 का जो उत्तर आएगा वो है चंदायन, इसको लोर कहा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 101। बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह पद्माकर की भाषा में है, किसने कहा है ये, तो ये कहा है आपके विद्वान विद्वान
बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, और ये मैं आपको बता देती हूँ, जो इनकी हिंदी साहित्य का जो इन्होंने इतिहास लिखा है, उसी में हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है पुस्तक में, वहीं से ये प्रश्न लिया भी गया था। सबसे पैराग्राफ में सबसे अंत में एक यही लाइन लिखी हुई थी। अगर आपके पास होगा तो आप हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है इनका वो देखिएगा। चलिए हम देखते हैं 102 में पूछा गया है, सतसई के अनुसार में मिश्र बंधुओं ने जो बिहारी सतसई है क्या संख्या मानी है? तो 102 में उन्होंने संख्या मानी है 700। तो परवारो उर्वशी, ये जो पंक्तियां दी गई है इसमें अलंकार पूछा गया है, तो अलंकार में आप देखेंगे यमक अलंकार। बिहारी के जो पिता केशव राय, अब देखिए कितना लंबा ऊपर पूछा, केशव राय के गुरु कौन थे और ये प्रश्न क्यों पूछा गया मैं अभी आपको बताती हूँ। पहला उत्तर है इसका, उत्तर बता दूं, इसका उत्तर है ए। और ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि एक पंक्ति आई थी और पंक्ति में ये लिखा हुआ था, इसलिए किसी पंक्ति से प्रश्न उठा के दे दिया गया था। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक, ये जो पंक्ति दी हुई है ये शुक्ल जी ने किस कवि के लिए कहा है, ये पूछा गया था। तो ये बताया गया था घनानंद के लिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 106। मैं चूंकि जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको केवल अभी सही उत्तर बताने हैं जो कि आपकी अंतिम उत्तर कुंजी आई थी उसके अनुसार। तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो शीर्षक था सरस्वती में लेख जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, किस नाम से लिखा था? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा थोड़ा सा डिटेल में ही प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा, आपका सही उत्तर होगा इसका भुजंग भूषण भट्टाचार्य, विकल्प ए। श्रद्धा और ईड़ा और तानी और, तो ये बहुत कथन से प्रश्न आया हुआ था और ये बहुत ज्यादा विस्तार का प्रश्न है कि जिसने आलोचना को बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको ये प्रश्न बनते। तो 107 का जो उत्तर आया था वो आया था दिनकर। निराला हिंदी साहित्य में नए मानवतावाद के वाद के प्रतिष्ठापक है, ये कथन किसने कहा? तो इसने ये जो कथन है ये कहा था डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 109। दिनकर की कौन सी कविता में परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह में संकलित है? नहीं है, सॉरी नहीं है, क्षमा कीजिए, नहीं है पूछा गया था। और मेरे को मुझे परशुराम की प्रतीक्षा में अभी फिर से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसे क्रम दिया हुआ था। ठीक है, क्रम दिया गया था, इससे भी प्रश्न पूछा गया था 2024 में यहाँ परशुराम की प्रतीक्षा से। तो मूल कृति आपको पढ़नी बहुत जरूरी है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 109 का जो उत्तर है वो आपका विपथगप। 110 देखते हैं। 110 से पूछा गया है कि जो असाध्य वीणा जिस जापानी कथा पर आधारित मानी जाती है उस कथा का क्या नाम है? हाँ, तो ये आपने पढ़ा होगा और इसका सही उत्तर है टेमिंग ऑफ द हार्प। ठीक है, अब 111 में देखिए, इसमें आपको मिलान करना है और मिलान करने में आपसे पूछा गया केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो कहना चाहिए कि स्थापना वर्ष है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो स्थापना वर्ष है वो है 1961। ठीक है, और जो केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ है वो हुआ है आपका 1967 में। और जो आपका केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है इसका गठन हुआ है आपका 1971 में। और जो आपका केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन हुआ है ये हुआ है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1985 में हुआ है। तो इस क्रम से अगर आप देखें तो इसका उत्तर आपका सही आएगा विकल्प ए। क्या आएगा आपका? विकल्प ए आएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 112। 112 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है? तो मंगल फॉन्ट है। मंगल फॉन्ट है, जो उपयोग करते हैं उनको आजकल तो सभी उपयोग करते हैं, सबको पता होगा कि मंगल क्या है, एक फॉन्ट है। अब 113 देखते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी आपकी सन 1961 में हुई थी। अगला देखते हैं हम कि 114 प्रश्न देखते हैं कि वेबसाइट www.hindisamay.com ये किस संस्था से संबंधित है? तो ये है आपका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से संबंधित है। अगला देखते हैं हम प्रश्न संख्या 115 में पूछा गया कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस अहिंदी भाषी ने रखा? तो हमें ऐसे व्यक्तियों के नाम खोजने हैं जो अहिंदी क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो आएगा आपका कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, हमको तो गोपाल स्वामी अयंगर का जो नाम है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको एक व्यक्ति का भी नाम पता होता तो आप दूसरा इनसे आप संबंध स्थापित कर सकते थे। 116 में देख सकते हैं, तो 116 में जो आपसे पूछा गया है प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम लगाना है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो सही उत्तर आएगा आपका विकल्प ए।
यानी कि आपका ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। 117 में देखते हैं, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ये सरल प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, ये सब रटने वाले प्रश्न हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर किसी वीडियो में हम इसमें आराम से चर्चा करेंगे। इसका जो सही उत्तर आएगा ये आएगा आपका, गलत उत्तर आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का अपराजिता, ये इनका नहीं है। ठीक है, एक जो मुकुल त्रिधारा आता तो हम लगाते, लेकिन ये नहीं है उनका। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर असत्य पूछा हुआ है, यानी कि सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो ये वाला उत्तर आएगा कि मार्क्सवादी चिंतन उन्होंने सैद्धांतिक स्तर पर साहित्य में प्रचार का समर्थन किया, जबकि नहीं किया। तार सप्तक की भूमिका के आधार पर जो तार सप्तक में शामिल कवियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत कौन सा है। गलत अगर आप देखेंगे तो गलत आएगा आपका, उनका दावा है कि उन्होंने काव्य का जो सत्य है उनको पा लिया है, जबकि उन्होंने साफ लिखा है कि उन्होंने नहीं पाया हुआ है। कवि और उनकी काव्य कृति की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब एक गलत होगा, वो एक गलत क्या है वो आपको छांटना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो विकल्प है ये आपका गलत है। अगला हम देखते हैं 121 में आपसे पूछा गया, सेज है, सुराही है, सुरा और प्याला है, ये जो रेतिकाल का चित्रण करती उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है। तो ये इसका जो सही उत्तर आएगा, सही उत्तर आएगा आपका विकल्प सी, यानी कि पद्माकर। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है। यहाँ अलंकृत अंग्रेजी, ये थोड़ा सा आपको अलग टाइप का प्रश्न था, और थोड़ा इसमें आपको क्या लगाना था, अपना जो जनरल नॉलेज है वो आपको यहाँ पर लगाना था, कॉमन सेंस लगाना था। तो जो 122 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑर्नेट। रीतिकालीन रचना करुणा भरण किस विधा की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नाटक। जब नाटक का उद्भव विकास पढ़ेंगे तब आपको ये मिलेगा। सेनापति के गुरु का क्या नाम था, इसका सही उत्तर है आपका हीरामणि दीक्षित। चलिए आगे देखते हैं कि कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे। 3 थे, 3 भाई थे ये, और कौन नहीं थे, यहाँ पर आप मतलब कुल ये क्या थे, 4 भाई थे। ठीक है, तो एक तो ये हो गए, 3 इनमें से है और एक नहीं है, तो एक कौन नहीं है, तो कृपाशंकर नहीं है। यहाँ पर आपको कथन दिया है और पूछा है कि कथन किसका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका काव्य शास्त्र से पूछा गया है, और 126 का जो सही उत्तर है वो है टी.एस. इलियट। और यहाँ आप इसका संबंध स्थापित ऐसे भी कर सकते थे कि जो निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत है वो किसका, टी.एस. इलियट का है। 127 में आप देखेंगे अरस्तु की काव्य शास्त्र संबंधी कृति क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेरी पोएटिकेस। ठीक है, पेरी, ये थोड़ी सी और मतलब बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि विवेचन वाले प्रश्न थे, जो बहुत ज्यादा डीप में पूछे गए थे, गहराई से पूछे गए थे। विशिष्ट पद रचना रीति, ये रीति के संबंध में जो सूत्र दिया है तो किस आचार्य का है। तो हम जब रीति के संबंध में देखते हैं तो हमें विशेष तौर पे जिसका नाम सामने आता है वो है आचार्य वामन। तो ये सूत्र किसका है, आचार्य वामन का है। औचित्य के संबंध में अगर हम देखते हैं तो औचित्य के विषय में हमको नाम देखने मिलता है आचार्य क्षेमेंद्र का। 29 में हम देखें, 29 हो गया हमारा 129। भरत मुनि के अनुसार विभत्स रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है, यहाँ पर जुगुप्सा है। इसमें रंग भी आते हैं, जब हम 9 रस पढ़ते हैं, स्थाई भाव पढ़ते हैं, तो इसमें रंग भी आते हैं और इनके देवता भी आते हैं, तो आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। 31 में अगर आप देखिए, 131 में तो बी पूछा गया है, तो ये कथन दिया हुआ, कथन पूछा गया है आपसे। तो आदिकाल के संबंध में ये प्रश्न था और पूछा था किस रचना, ये जो किस विद्वान ने ये कहा है। तो 131 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर 132 देखते हैं, 132 में आपसे पूछा गया है कि ललित विग्रह राज नामक नाटक के रचनाकार कौन है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नाम समझ में आएगा। ठीक है, आप अगर आपने नहीं देखा होगा, वीडियो होगा हमारे पास, शायद हमने अपलोड नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके पहले का ये एक वीडियो था मेरे पास जिसमें मैंने ये सब बताया हुआ था कि इसका रेफरेंस कहाँ से, संदर्भ कहाँ कहाँ से लिया गया है। 133 में आप देख सकते हैं कि भक्ति काल का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान कौन से हैं। तो यहाँ आप आंख बंद करके इसका उत्तर लगा सकते हैं, ग्रियर्सन को। अगला प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो आप इसका उत्तर, ये प्रश्न ही डिलीट हो गया था।
तो इसके विषय में चर्चा हम नहीं करेंगे। मुनि जिन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का जो आदि ग्रंथ है वो किसको माना था? तो उन्होंने माना था भरतेश्वर बाहुबली रास को। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और जब हम देखते हैं कि जो हिंदी हिंदी के विषय में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो हमें संविधान में अनुच्छेद दिखाई देते हैं वो 343 से 351 तक, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा 348। मैं हिंदी के प्रचार प्रसार राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। भाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 76 के अनुसार देखिए, एक वर्ग है का, एक वर्ग है खा और एक वर्ग है ग। तो का में वो वर्ग आते हैं जो पूर्णतः हिंदी प्रदेश है, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के। ख में क्या आते हैं? खा में आते हैं जो दो भाषा वाले रहते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है 138 में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ आएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में क्या होता है, पंजाबी भी होती है और हिंदी भी होती है। तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पर क्या होता है, हिंदी चलती है यहाँ पर। और गाँव में कौन आते हैं? गाँव में बिल्कुल जो जिनका बिल्कुल हिंदी से काम नहीं चलता वो गाँव में आते हैं। चलिए, इसकी भी ट्रिक है, हम आपको जब हल कराएंगे तो हम आपको इसको भी हल करवा देंगे। चलिए, 139 में अगर आप देखें तो कौन सा प्रसर्ग मानक और पुरानी हिंदी को अलग, उर्दू से अलग करता है? तो इसका जो सही उत्तर है ने। ठीक है। एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर आएगा आपको 1905 में। निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान, ये बहुत अच्छा डिटेल का प्रश्न था, विस्तार में इसको देखना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका केशव चंद्र सेन। ठीक है। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? ठीक है। तो यहाँ आपका आएगा जो सही उत्तर आना चाहिए था वो आना चाहिए था आपका क्या, ये। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लिखा था तो इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो इसका आएगा 2। देवनागरी लिपि के नामकरण में लोकनागरी नाम किसने दिया है? तो ये आएगा आपका विकल्प डी। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है? तो ये सबको पता है कि ये क्या है, अक्षरात्मक है, अक्षर होते हैं इसमें। शुक्ल जी ने परिमार्जित गद्य की प्रथम कृति किसको माना है? तो उन्होंने माना भाषा योग वशिष्ठ को माना है और उनकी पुस्तक में वर्णित है। अब हम देखते हैं, बस हमारे आखिरी के कुछ प्रश्न बचे हैं, चलिए जल्दी से हम इनको देख लेते हैं। 46 हमने देख लिया है। हाँ, अब हम देखते हैं 47 प्रश्न। 47 प्रश्न में देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली। मैं आपको एक बहुत अच्छी रोचक बात बताती हूँ कि ये जो प्रश्न आया था आपका 147 जो प्रश्न था, इसका उत्तर तो था ये, पर ये जो कथन आया था, अभी जो 2024 का पेपर आया था उसमें एक आपसे पूछा गया था हिंदी नई चाल में नहीं ढली, और ये कथन किसने कहा था? जिसका उत्तर था डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये भी आपका पूछा गया था। तो 2022 के प्रश्नों में और 2024 के प्रश्नों में बहुत कुछ समानता है। आप देख देख के हल करेंगे, 2-3 बार आप देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो पूर्ण सिंह ने कितने निबंध लिखे हैं, इसका उत्तर कुछ बच्चों ने माना था सी और कुछ बच्चों ने माना था इसका उत्तर डी। तो जिसने 8 लिखे हैं, जिसने 6 लिखे, दोनों का उत्तर यहाँ आयोग ने सही माना था। उपन्यास नाम की मासिक पत्रिका किसने निकाली थी? तो इसका जो सही उत्तर आएगा क्षमा कीजिए, किशोरीलाल गोस्वामी ने। अब कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह में प्रिया नीलकंठी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? अंतिम प्रश्न है और इसका विकल्प आएगा 1968। अब देखिए, ये जो मैंने आपको प्रश्न हल करवाए हैं, ये मैंने पूरा जो अंतिम उत्तर कुंजी आई थी उसके अनुसार हल करवाए हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी आप भ्रम में ना रहिए कि कोई उत्तर गलत है। आंसर की के हिसाब से आप भी जाके चेक कर सकते हैं जो अंतिम उत्तर कुंजी आई थी। तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। अगला जो अगर आप 2024 का देखना चाहते हैं तो मैंने बताया 2000 एमपीपीएससी 2026 की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अभी हम आपके लिए एमपीपीएससी हिंदी विषय से संबंधित और भी नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे, ताकि जो आपके पास कुछ महीने हैं आप उस पर तैयारी कर सकें। और अगर ईश्वर की कृपा से आपका इस बार 2024 का जो हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, परीक्षा हुई है, उसमें अगर आप उत्तीर्ण हो गए हैं और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अपने पाठ्यक्रम को तैयार जरूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो तैयारी होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे। लाइक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा और जो वीडियो है वो आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर जल्दी दिखाई देगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।